सच। सच इस दुनिया में दो तरीके का होता है। एक बाहर की दुनिया का सच और एक अंदर की दुनिया का सच। इस वीडियो में मैं अंदर की दुनिया के सच के बारे में बात करने वाला हूँ। अब सवाल है कि ये सच को जान के होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। जो जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर सवाल है कि फिर ये सच को जानना ही क्यों है और मैं ये वीडियो बना ही क्यों रहा हूँ? ऐसे ही मजे मजे में। ये सच जानना सबके लिए ज़रूरी नहीं है, तो जिसको नहीं देखना स्क्रॉल कर दे और जिसको देखना है वो आगे कंटिन्यू करे। So hello everyone, my name is Sujal Jani and currently I am studying in fourth year at IIT गोवा। तो मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी वो आज से करीब 3.5 साल पहले जनवरी या फरवरी ऑफ 2021 में स्टार्ट हुई थी। पिछले 3.5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सुना, अलग अलग लोगों की बातें सुनी, अलग अलग लोगों से डिबेट करी, डिस्कशंस किए और आई हैव कम टू अ पॉइंट जहाँ पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मुझे अब इस जर्नी में आगे मेरे लिए कुछ भी सीखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया है। तो अब आगे और कुछ सीखने लायक है नहीं मेरे पास। तो इसीलिए जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो भी मेरा पर्सपेक्टिव है, जो भी मैंने सुना है उसका, मैं वो सबको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। मेरे लिए सच है, हो सकता है आपके लिए सच ना हो, तो सुन लो, सुनने में क्या जाता है। तो बात करते हैं सच की। जो रियल स्पिरिचुअलिटी है उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो मेडिटेशन वगैरह जो भी चीज़ें लोग आपको बताते हैं, मेडिटेशन वगैरह ठीक है एक हद तक। मेडिटेशन बस इसीलिए होता है ताकि हम अपने मन को, बुद्धि को स्थिर कर सके। मेडिटेशन करना स्पिरिचुअलिटी का एंड गोल कभी नहीं होता। मेडिटेशन इसीलिए होता है ताकि वो जो स्थिर बुद्धि करी हमने मेडिटेशन से, उस स्थिर बुद्धि से हम लोग क्वेश्चनिंग कर सके। क्वेश्चनिंग किस चीज़ के बारे में? क्वेश्चनिंग इस चीज़ के बारे में कि मैं कौन हूँ। जिसने ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, उसको ये भी पता चल गया कि ये दुनिया क्या है, भगवान क्या है, मौत क्या है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, वगैरह वगैरह, भगवान क्या है, एक्सेट्रा। तो मैं कौन हूँ? बेसिक डेफिनेशन जो कि हमको बचपन में पढ़ाई जाती है कि व्हाट इज अ ह्यूमन बीइंग और व्हाट इज अ लिविंग बीइंग, मैं वो एक बार बताता हूँ कि हम क्या है। इनिशियल लेवल पर हमको क्या बताया जाता है कि हम वी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स। फिर ऑर्गन से एक लेवल नीचे आते हैं तो बात आती है कि ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, और उन ऑर्गन से हम बनते हैं। टिश्यू से नीचे आते 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 क्या कहा जाता है कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ लिविंग बीइंग। अब वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स भी एटम के बने हुए होते हैं। अब ये जो एटम्स है, पहले उसको माना जाता था कि इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटी, पर अब उसके अंदर भी काफी कुछ लोगों ने रिसर्च करी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके अंदर भी जाते 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 अभी बात ऐसी है कि लोग कह रहे हैं कि स्ट्रिंग्स नाम की कोई चीज है। एक थियरी है, प्रूव नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम है, यानी कि नीचे और स्ट्रिंग्स के भी मान लो नीचे चले गए, नीचे चले गए, नीचे चले गए, और आज से कुछ हजार साल बाद में ह्यूमैनिटी को फाइनल एंड मिल गया कि ये सब कुछ बॉटम जाते जाते कहाँ पर है। तो मैं उस चीज को फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी सिर्फ एटम्स कह के बुला रहा हूँ। तो वी आर मेड अप ऑफ एटम। अगर मैं ये कहता हूँ तो उसमें कोई भी झूठ या कोई भी इमेजिनेशन मेरी नहीं है, ये सच है क्योंकि मैं एटम्स हूँ। अच्छा, अब मैं कौन से एटम्स हूँ? क्या मैं वो एटम्स हूँ जो कि मेरी बॉडी में अभी है, या मैं वो एटम्स हूँ जो कि मेरी बॉडी में पहले हो चुके हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, या फिर मैं वो एटम्स हूँ जो कि मेरी बॉडी में 10 साल, 20 साल, 30 साल या जस्ट नेक्स्ट मोमेंट में आने वाले हैं। क्या हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल, ये पानी की बोतल है। अभी कोई भी मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को पूछूंगा कि क्या ये पानी की बोतल के अंदर जो पानी है, क्या वो पानी मैं हूं? तो कहेगा नहीं। उनका अच्छा ठीक है। अब अगर मैंने इस पानी को पी लिया,
तो अब ये जो पानी है उसके जो मॉलिक्यूल्स मेरे अंदर गए, अब अगर मैं सवाल पूछूंगा कि क्या ये मॉलिक्यूल्स मैं हूं या मैं नहीं हूं, तो फिर क्या जवाब दोगे इसका कि क्या मैं ये हूं या मैं ये नहीं हूं? कोई भी नॉर्मल इंसान होगा तो वो यही कहेगा कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स मेरे अंदर गए वो मॉलिक्यूल्स अब मैं हो चुका हूं। पर क्या ये बात स्ट्रेंज नहीं लगती कि जो चीज कुछ सेकंड्स के पहले मैं नहीं था अचानक से वो मैं बन गया? क्या ये बात लॉजिकल है? और ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स मेरी बॉडी के अंदर गए हो उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन, मतलब बहुत बड़ा नहीं, मतलब 20 to 30 प्रोबेबली जो पोर्शन है वो कुछ टाइम के अंदर अंदर 1 या 2 घंटे के अंदर मेरी बॉडी से बाहर भी निकल जाएगा। तो तब जो मैं था वो मैं अब नहीं हूँ, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जब मेरी बॉडी के बाहर चले गए तो अब मैं वो नहीं हूँ। हाउ इज दिस लॉजिकल? और मान लो कि कुछ टाइम के बाद में वो जो मॉलिक्यूल्स है मेरे अलग अलग सेल्स के अंदर चला गया और मेम्ब्रेन वगैरह अलग अलग फॉर्म के अंदर चला गया, और कुछ साल के बाद में वो भी रिप्लेस हो गया। 10 साल 20 साल के बाद में कुछ नए वाटर के मॉलिक्यूल्स ने उनको रिप्लेस कर दिया। तो अब मैं वो वापस से वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है जो अब तक मैं था वो मैं नहीं हूँ। ये कैसी बेतुकी बातें है? क्या हमने यहाँ पर ऐसी कोई स्टोरी है कि यहाँ पर एक ऐसा फिजिकल बॉक्स है, अब उस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी तो मैं हूँ, लेकिन उसके बाहर जो चीजें हैं वो मैं नहीं हूँ। बॉक्स यानी कि ये जो हमारी बॉडी की फिजिकल बाउंड्री, यानी कि मेरी स्किन वगैरह जो है, क्या ऐसा कुछ है कि इसके अंदर जो कुछ भी है वो मैं हूँ और इसके बाहर जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूँ? अगर ऐसा है तो ये बात बता दूं कि ये जो फिजिकल बाउंड्रीज है, ये जो स्किन है, वो खुद भी तो एक मॉलिक्यूल या एटम ही है। वो खुद का उससे डिफरेंट है और वो जो बाउंड्री है वो भी तो चेंज होती रहती है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप खुद से पूछे कि आप क्या है। उम्मीद है कि अब तक आपने पूछ लिया होगा। तो यहां से क्लियरली ये बात पता चलती है कि मैं एटम्स हूं। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। पर मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम तो हूं, पर बाकी ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर एटम नहीं है। ये बात कहना टेक्निकली गलत है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और पर्सपेक्टिव हो सकता है, एक और डेफिनेशन हो सकता है कि मैं एग्जैक्टली क्या हूं। ये हो सकता है कि अच्छा, जो एटम्स का मुझे परसेप्शन होता है वो मैं हूं और जिन एटम्स का मुझे परसेप्शन नहीं होता है वो मैं नहीं हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है वो यूएस में बैठा है, उसको किसी ने टच किया, उसने खुद ने या किसी और ने, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैं उसकी बॉडी के एटम्स नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरी बॉडी के ऊपर कोई टच कर रहा है तो मुझे वो दिख भी रहा है, मुझे सेंस भी हो रहा है। तो ये एटम्स मैं हूँ। तो ये डेफिनेशन हो सकती है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये डेफिनेशन सच में सही है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, इसमें इस पर्टिकुलर पोर्शन में मैं अगर एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे दूं कुछ घंटों तक, तो फिर यहाँ की जो मेरी सेंसरी सिस्टम है वो सारी बंद हो जाएगी। यानी कि अब मैं अगर खुद को यहाँ पर टच करूंगा तो तब मुझे परसेप्शन नहीं होगा। तो फिर तब हम क्या कहेंगे कि तब क्या मैं ये हाथ हूं या नहीं हूं? क्वेश्चन नंबर 1। और मान लो कि पूरी जिंदगी के लिए ऐसा ही रहा, तब क्या कहोगे कि क्या ये मैं हाथ हूं या नहीं हूं? या फिर ये हाथ मैं नहीं हूं, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो मेरे हाथ से जुड़ी हुई है, जैसे कि कोई नकली का हाथ या नकली का पैर लोहे का जो होता है। ये नंबर 1 क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि अगर आप परसेप्शन को ही कहते हो कि ये मैं हूं, तो फिर साइंस में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है जिससे ये कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट कि किसी दूसरे की ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स है जा रहे हैं वो मेरी ब्रेन के अंदर डुप्लीकेट हो जाए, कॉपी हो जाए। इस फील्ड के अंदर प्रोग्रेस चल रही है अभी। तो कुछ साल के अंदर, अभी वो कितने हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, 100 साल 200 साल मे बी, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई किसी इंसान को, मान लो मेरे बगल में बैठा है या कहीं दूर भी बैठा है, अगर उसको कोई टच करता है तो मुझे पता चलेगा, और मुझे अगर कोई टच करेगा तो वो उसको पता चलेगा, क्योंकि ड्यू टू सम साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल, साइंटिस्ट है उन्होंने ये तरीका ढूंढ लिया है कि कैसे उसको जब टच करते हैं तो यहाँ से जो सेंसर्स जो होते हैं बॉडी के अंदर
वो जैसे ब्रेन को उस इंसान की सिग्नल्स पहुंचाते हैं, वो डिट्टो सारे के सारे सिग्नल्स मेरी ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली पहुंच गए हैं। तो उस कंडीशन में परसेप्शन तो मुझे इस बॉडी की भी है और उस बॉडी की भी है। तब हम क्या कहेंगे कि तब मैं ये बॉडी हूं या तब मैं वो बॉडी हूं? सेकंड क्वेश्चन। तो अब मैं वापस से चाहता हूं कि आप खुद से पूछे कि क्या आप अपनी परसेप्शन सच में हो? उम्मीद है कि अब तक आपने पूछ लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो मैंने ये पॉइंट भी डिस्प्रूव कर दिया है कि आप अपनी परसेप्शन नहीं हो। फिर इसमें एक और चीज आती है, एक और डेफिनेशन हो सकती है इस चीज की। लोग कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं हूँ, मान लेते कि मैं अपनी परसेप्शन भी नहीं हूँ क्योंकि वो भी चेंज होती रहती है टाइम के साथ में, पर मैं अपनी मेमोरी हूँ। यानी कि 10 साल पहले मुझे मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ वो मुझे याद है, और मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मुझे याद होगा कि मेरे साथ बचपन में क्या क्या चीजें हुई है। तो सब कुछ तो चेंज हुआ पर मेरी मेमोरी चेंज नहीं हुई, तो मैं अपनी मेमोरी हूँ। ये बात भी गलत है। इसका प्रूफ ये है कि जब 9/11 हुआ था यूएसए के अंदर, तो वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी थी, हार्वर्ड या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी थी, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, उसने एक रिसर्च कंडक्ट कराई थी उन लोगों से जो 9/11 के चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने देखा था कि 9/11 क्या हुआ है। तो एक उन्होंने उनकी रिपोर्ट ली थी कि अच्छा बताओ कि क्या क्या हुआ है, तो एक उन्होंने उनकी रिपोर्ट ली थी उसी दिन, और दूसरी बार उन्होंने उन सारे लोगों की वापस से रिपोर्ट ली 10 या 20 साल के बाद में, आई गेस। शॉकिंगली दोनों रिपोर्ट में जो लोग थे, मेजोरिटी ऑफ द लोग के जो डेटा थे वो डिफरेंट थे। यानी कि जिस दिन उन्होंने देखा 9/11 को, उस टाइम उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, उसकी परसेप्शन थी कि अच्छा एग्जैक्टली क्या हुआ है, और 10 साल के बाद में जब वो उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं किसी से, तो वो कुछ और है। यानी कि एक इंसान की जो मेमोरी है वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ में। तो फिर अच्छा, सिर्फ चेंज ही नहीं होती, बहुत सारी मेमोरी तो हम भूल भी चुके होते हैं। यानी कि बचपन में बहुत सारी चीजें हमारे साथ में हुई है, उसमें से बस हमको कुछ हाइलाइट्स याद है कि अच्छा ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, बेस्ड अपॉन कि कौन सा एक्सपीरियंस हमारे लिए ज्यादा प्लेजरेबल था या फिर कौन सा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा पेनफुल था, उसके अकॉर्डिंग। तो इंसान की मेमोरी भी इंसान नहीं है। तो फिर हम है क्या? खुद से पूछो। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं वीडियो में और आपने स्किप नहीं किया है और खुद से ये सारे सवाल पूछ लिए हैं, तो आई थिंक अब तक की आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आप एटम तो हो, लेकिन आप कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम नहीं हो। ये कहना इनवैलिड है, इनकंसिस्टेंट है, गलत है। अच्छा, तो अब अगर हम ये बात तक पहुंच गए हैं, यानी कि मेरे साथ साथ, कि हाँ मैं एटम हूं, तो अब अगर मैं एटम हूं तो ये जो पानी की बोतल है वो भी तो एटम है, तो ये मुझसे अलग कैसे हुआ? मेरे साथ में एक और कोई इंसान बैठा है, वो मेरे से अलग कैसे हुआ? मेरे हाथ की ये पेन मुझसे अलग कैसे हुई? पीछे जो दीवार है वो मुझसे अलग कैसे हुई? पूरी की पूरी जो अर्थ है, जो मून है, जो सन है, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है मैटर का बना हुआ, वो मुझसे अलग कैसे है? ये सब मैं ही तो हूं, अगर मैं एटम हूं तो। नहीं हूं तो आप ही बताओ फिर, और हम है क्या फंडामेंटली? अच्छा, अब एक और चीज, अगर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हाँ चलो मैं एटम हूँ, तो इसके बाद में हमको ये भी पता चल गया कि अगर मैं एटम हूँ तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूँ। एटम यानी कि मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम, कोई पर्टिकुलर एटम नहीं, जो एटम की भी जो सबसे सटलेस्ट फॉर्म होगी उसकी भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं एटम हूँ तो क्या मैं मर सकता हूँ? हाँ, ये मेरी जो फॉर्म है अभी इस एटम की, वो फॉर्म बनती मिटती रहती है, रोज बनती है रोज मरती है। यानी कि रोज कुछ एटम्स वापस से इसके अंदर आते हैं, रोज कुछ एटम्स वापस से उसके बाहर जाते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, मान लो 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल के बाद में एक ऐसा चेंज भी होगा जिस चेंज के बाद में ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है
उसके अंदर से जो परसेप्शन की पावर है वो चली जाएगी, पर एटम्स तो तब भी वहीं के वहीं रहेंगे, फॉर्म चेंज हो चुकी होगी। तो अगर मैं ये फॉर्म नहीं हूं, अगर मैं एटम हूं, तो क्या मैं कभी मर सकता हूं? या क्या मैं कभी जन्म ले सकता हूं? क्या मैं कभी भी जन्म लेता हूं? नहीं। इसी चीज को भगवत गीता के अंदर बोला गया है कि आत्मा, आत्मा यानी कि क्या? आत्म, मैं यानी कि एटम, एटम यानी कि मैं अमर हूं। अब उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट लोगों ने बना दिए कि अच्छा मैं तो ऐसी कुछ नॉन फिजिकल फॉर्म हूं जो मेरे जैसे दिखती है, मरने के बाद मेरी बॉडी से निकल जाती है, फिर ये होता है वो होता है, वो अमर है। नहीं, ये जो एटम है उसकी बात करी जा रही है, सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम की बात करी जा रही है, क्योंकि वही तो मैं हूं, तो मैं अमर हूं। अच्छा, तो अगर मैं कभी मरता नहीं हूं तो मैं कभी जन्म भी नहीं लेता। तो अगर मैं जन्म नहीं लेता, यानी कि मेरा बर्थ कभी नहीं होता, तो मेरा रीबर्थ कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो कभी मरा ही नहीं हूं। तो अगर मेरा रीबर्थ नहीं है, अगर मेरा रीबर्थ, क्योंकि देखो अगर मैं एटम हूं तो अभी इसी टाइम पे जितनी भी चीज है, जितने भी ह्यूमन बींग्स, जितने भी एनिमल्स, जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग चीजें, सारी की सारी मैं हूं। तो फिर ये क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अगला जन्म जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा? अरे अभी इसी टाइम पर जितने भी सारे लोगों के जन्म है वो सब कुछ मैं ही तो हूँ। तो अगर ना मेरा बर्थ होता है ना मेरी डेथ होती है तो मेरा रिबर्थ भी नहीं होता। रिबर्थ नहीं होता तो ये हेवन हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? रिबर्थ का कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये सारे कॉन्सेप्ट मैं नहीं कह रहा कि अच्छे नहीं है, अच्छे है। लोग इससे अच्छे काम करते, बुरे काम नहीं करते मेजोरिटी ऑफ द लोग। बट क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट अच्छा है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कॉन्सेप्ट सही है। इट इज एन इमेजिनेशन, इट इज नॉट द रियलिटी। अच्छा, ये बात का क्या प्रूफ है? ये बात का प्रूफ ये है कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसने भी कुछ भी लिखा होगा वो सब ने मर के तो लिखा नहीं होगा, वो सब तो जिंदा होके लिख रहे होंगे। तो भाई जब तक वो जिंदा है तो उनको कैसे पता कि मरने के बाद में क्या हो रहा है? ये सारे कॉन्सेप्ट इसीलिए हमारे या किसी भी रिलीजन में बनाए जाते हैं ताकि लोग बिना किसी लॉ के भी, बिना किसी जो अभी करंट के अंदर लॉ एंड सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर है, उस सिस्टम के बिना भी जो लोग हैं वो गलत काम ना करें और सही काम करें। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये इतना अच्छा जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसने भी बनाया है वो सही है। ये सही नहीं है, क्योंकि जन्म किसका होगा? मेरा। मैं तो कभी मरता ही नहीं हूं, तो मेरा जन्म कैसे होगा? ना मैं मरता हूँ और जो मेरी बॉडी है मतलब मैं ही तो वो हूँ, तो मैं मरता कैसे हूँ? ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अच्छा अगर सब कुछ ही मैं हूं तो फिर भगवान क्या है? व्हाट इज गॉड? तो जो हिंदू रिलीजन है उसके अंदर दो टाइप की चीजें हैं। जो भगवान है उसको दो टाइप के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, एक उनके आकार स्वरूप में और एक निराकार स्वरूप में। आकार स्वरूप में पुराणों के अंदर बात करी जाती है और निराकार स्वरूप की बात करी जाती है अद्वैत के अंदर, वेदांत के अंदर, उपनिषद के अंदर। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग बात यह है, जो वेदांत है, जो उपनिषद है, उसके अंदर जिस भगवान की बात करी जा रही है उस भगवान को ब्रह्मन कहा जा रहा है, और ये ब्रह्मन को मैं ही कहा जा रहा हूँ कि मैं ही ब्रह्मन हूँ। यानी कि ये जो सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम है, जिसको अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए एटम बोल रहा हूँ, वो एटम ही भगवान है। और अच्छा, अभी ये जो सब मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, अभी क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी एडवांसमेंट हो गई है साइंस के अंदर, इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है आप आसानी से समझ जाए। बट ये बात हो रही है जो उपनिषद वगैरह लिखे गए थे आज से 2000-3000 साल पहले, तो उस टाइम पे अगर ये इतनी सारी बातें जो उस टाइम के स्कॉलर्स थे, ऋषि मुनि वगैरह, उनको नॉर्मल लोगों को समझानी है तो नॉर्मल लोग नहीं समझेंगे। तो क्योंकि जन जन तक ये बात पहुंच सके, इसीलिए ये जो निराकार स्वरूप है, निराकार क्यों कहा गया है? क्योंकि उस टाइम पे जो सटलेस्ट, ना ही इस टाइम पे जो सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम है वो एग्जैक्टली किस फॉर्म में, उसका आकार क्या है, वो कैसा दिखता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो उस टाइम पे किसी को नहीं पता था। इस टाइम भी एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, क्या है। तो इसलिए उसको निराकार कहा गया है कि उसका आकार हमें नहीं पता कि क्या है। तो उस चीज को
ये जो निराकार स्वरूप के भगवान है वो कहा गया है कि ये एक ही है, एक के अलावा नहीं है। इट इज गॉड इज वन। एंड व्हाट इज गॉड? ब्रह्मन इज गॉड। ब्रह्मन यानी कि क्या? सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम। मैं हूं ब्रह्म। अहम ब्रह्मस्मि, अहम तत सत। तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो लोगों को समझाने के लिए कि भगवान क्या है, ये जो ब्रह्मन है, ये जो सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम है, उसकी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है उसको अलग अलग ह्यूमनली नाम दे दिए गए हैं। कि फॉर एग्जांपल जब ये जो एटम है वो कोई स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर बनाता है किसी वे में फॉर्म होके, बनाता नहीं है वो, ऐसा नहीं होता कि ये एटम सोचता है कि हाँ अब तो मुझे लिविंग बीइंग बनाना है, वो अपने आप बन जाता है बेस्ड अपॉन इट्स लॉज ऑफ द नेचर। तो वो अपने आप बन जाता है, कोई बनाता नहीं है। तो जब ये जो एटम है यानी कि जो ब्रह्मन है वो एक फॉर्म ले लेता है, एक लिविंग फॉर्म, तो उसको, उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर फिनोमिना को कहा जाता है ब्रह्मा। फिर सस्टेनेंस होती है, उसको कह दिया विष्णु। और फिर जब वो फॉर्म खत्म हो जाती है तो उसको कह दिया शिव। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन अलग अलग इंसान हैं या इंसान के जैसे दिखते हैं या कुछ और है। ये सेम जो एक भगवान है, जो एटम है, जो ब्रह्मन है, उसकी अलग अलग एट्रीब्यूट्स को, प्रॉपर्टीज को, फेजेस ऑफ लाइफ को यहाँ पर अलग अलग नाम से बताया गया है ताकि जो नॉर्मल लोग हैं उनको ये सारी चीजें समझ में आ सके। तो भगवान कौन है? मैं हूं भगवान, मैं। और जब मैं बात कर रहा हूं मैं, तो मैं यानी कि क्या? एटम, क्योंकि मैं तो एटम ही हूं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो इस मैं के अंदर सिर्फ ये स्ट्रक्चर, ये बॉडी जिसको सुजल कहा जा रहा है अभी, सिर्फ वो नहीं आ जाती। जितनी भी इस दुनिया में स्ट्रक्चर है वो सब मैं ही हूं, सब कुछ भगवान है। यही डिफरेंस है बहुत सारे दुनिया के रिलीजन्स में और हिंदुइज्म के अंदर। बहुत सारे रिलीजन्स कहते हैं कि गॉड हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स, और हिंदुइज्म कहता है यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ गॉड, यानी कि मैं, मुझसे ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, मैंने ये बनाई नहीं है, बन गई है मेरे से, गलती से, या फिर ऐसे बन गई है। अच्छा, अब इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज ऑफ अनहद नाद, जिसको कहते हैं अनश्रक साउंड। ये साउंड जब भी हम फॉर एग्जांपल अगर कान बंद करेंगे तो तब हमको सुनाई देगी, या किसी ने अगर ऐसे रख के चाटा मारा तब भी सुनाई देती है, या फॉर एग्जांपल अभी अभी दिवाली गई है तो दिवाली के अंदर जब हमारे कान के पास में कोई बम फूटा तो उस टाइम के अंदर भी ये साउंड हमको सुनाई देती है। ये साउंड इज लाइक, फॉर एग्जांपल ओम की हम बात करते हैं, इसके अंदर हिंदुइज्म के अंदर ओम का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इट इज, दिस साउंड इज लाइक ओम या फिर टी, ऐसी एक साउंड है, उस साउंड को कहा जाता है अनहद नाद। और अब मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं क्योंकि इसका कोई ऐसे प्रूफ नहीं है कि ये अनहद नाद एग्जैक्टली क्या है, बट बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वेदांत के वो ये बताते हैं कि ये जो अनहद नाद है इट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस यूनिवर्स। यानी कि ये जो एटम है, अब एटम वाइब्रेशन करता है तो उस वाइब्रेशन से एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होती है, और ये जो अनहद नाद है ये वो साउंड है। अब ये जो अनहद नाद है ये हमें हमेशा सुनाई देती है, हर एक इंसान को सुनाई देती है। हम जहाँ पर भी जाते हैं ये वहाँ पर हमको सुनाई देती है, अगर हम सुनना चाहे तो। फिर क्वेश्चन है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अब तक ये नहीं सुनी होगी, तो वो उन्होंने क्यों नहीं सुनी? ये जो अनहद नाद है ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है, और ये काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ही धीमी आवाज़ है। तो जब तक हमारा माइंड कहीं और बिजी होगा, कुछ और सुनने में, कुछ और देखने में, कुछ और बोलने में, या कुछ और सोचने में, तो तब तक हमें इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जब हम पूरी तरह से शांत हो चुके होंगे, हमारा माइंड एकदम ही रिलैक्स्ड होगा, तब हमें ये साउंड जो है वो सुनाई देगी। अब ये जो साउंड है ये सुन पाना कोई आसान बात नहीं है। यानी कि सोचो कि जो सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम है, अगर ये बात सच है तो, कि जो सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम है
उसकी जो आवाज़ है वो हमें सुनाई देती है, यानी कि और उस चीज़ के लिए हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साइंस अभी तक सटलेस्ट फॉर्म की प्रॉपर्टी यानी कि आवाज़ तो क्या उस तक नहीं पहुंच पाई है विथ इंस्ट्रूमेंट्स विथ सो मच ईयर्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, लेकिन हम इसी समय इसी वक्त इसको सुन सकते हैं और 2-3 हज़ार साल पहले भी लोगों ने इसको सुना है और उसके बारे में लिखा भी है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग साउंड है। अगर हम उसको 5 मिनट के लिए भी सुनते हैं तो फिर जो घंटों का जो स्ट्रेस है, जो सर में दर्द है, वो मिट जाता है। और मैंने काफ़ी टाइम इसको सुना है और उसे काफ़ी अच्छा लगा है। तो अगर आप चाहते हैं तो सुन सकते हैं। वैसे उतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है इसको सुनना, और इससे अटैच भी नहीं होना चाहिए कि हाँ अब तो ये मुझे अब तो बस यही सुननी है, अब तो मुझे और कुछ करना ही नहीं है। एनीवेज वो आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं एटम यानी कि जो सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम है, यानी कि जो ब्रह्मन है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। उसकी बात भी वेदांत के अंदर करी गई है। लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बस इतना है कि लिविंग बीइंग को चीजें महसूस होती है और लिविंग नॉन लिविंग बीइंग को नहीं होती है। तो ये प्रॉपर्टी यानी कि चीजों को महसूस कर पाने की प्रॉपर्टी, आंखों से दिखता तो है पर वो जो देखने वाला है, ये जो देखने की प्रॉपर्टी है, उस चीज को कॉन्शियसनेस कहा जाता है। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस। तो लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच में बस यही डिफरेंस है, जो कि जिसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना। अब क्या है, जो साइंस है वो अभी ऐसा मानती है, साइंस के पास इस बात का कोई प्रूफ अभी तक नहीं है कि ये जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होती है बाय सम एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स इनसाइड इट। अब ये बात वो बस मानती है, बट इस चीज का एक्चुअल में कोई प्रूफ नहीं है। और इस बात को बहुत सारे वेस्टर्न ही जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो उसको नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डेविड चाल्मर्स के बारे में अगर जानते हो, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, तो वो इस चीज के बारे में नहीं मानते। अच्छा, कॉन्शियसनेस वो क्यों नहीं मानते इस चीज के बारे में? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, तो अब जब वो देखी मैंने तो उसकी जो लाइट है वो मेरी आंख के अंदर गई, पीछे रेटिना पे पड़ी, फिर रेटिना से जो केमिकल सिग्नल है वो मेरी ब्रेन तक पहुंचे, फिर ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हुआ और मुझे पता चला। अच्छा, अब ये सारी चीज है, ये सारी चीजें क्या है कि सिग्नल यहाँ से यहाँ गई, पर सिग्नल मेरी ब्रेन में इस जगह से इस जगह से फॉर एग्जाम्पल अगर गई, तो इसमें मुझे ये दिख क्यों रहा है? साइंस को ये तो पता है कि अच्छा ऐसा होता है कि जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचती है मेरी ब्रेन के अंदर, तो हमें दिखता है। पर वो कैसे दिखता है, उस देखने के पीछे क्या मैकेनिज्म है, वो साइंस को नहीं पता है। और ना ही साइंस अभी तक इस चीज को प्रूव कर पाई है। कोई भी थियरी, कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ लो, अब तक ये चीज प्रूव नहीं हुई है। अगर हो तो नीचे कमेंट्स में बता देना मुझे। अच्छा, तो इस चीज का अभी कोई प्रूफ नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये एकदम ही बकवास बात है। इट्स क्वाइट लॉजिकल। अब वेदांत इसके बारे में क्या कहता है? वेदांत के पास भी इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, बस उसने कह के छोड़ दिया है कि हाँ ऐसा ही है। बताएंगे नहीं कैसे ये हुआ, पर है ऐसा। और शायद इसको समझा पाना या इसका प्रूफ पॉसिबल भी नहीं है। तो वेदांत इस चीज के बारे में क्या कहता है? वेदांत कहता है कि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन क्या हो गया, जो सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम है उसका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूरॉन कॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस करता है, या फिर ये जो सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम, जिसको इस वीडियो में मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एटम कह रहा हूँ, कि ये जो एटम है वो कॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस करता है, ऐसा साइंस कहती है। वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है कि कॉन्शियसनेस को एटम प्रोड्यूस नहीं करता। जो कॉन्शियसनेस है वो एटम की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल दो एटम्स है, उनका एक पर्टिकुलर मास है, तो उनके बीच में एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो क्या है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो
इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हम मानते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी एक एटम की प्रॉपर्टी है, सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम की। तो ऐसी ही एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कॉन्शियसनेस। यानी कि कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है, वो एटम प्रोड्यूस नहीं करता है, वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मास, जैसे कि चार्ज उसके ऊपर का। और जब ये एटम एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज होता है तब परसेप्शन होता है। जब इस चीज को कैसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक है मून और एक है सन। सन की लाइट जब तक मून के ऊपर नहीं पड़ती है तो मून का इल्यूमिनेशन नहीं होता है। मून वहीं पर होता है पर वो हमें दिखता नहीं है। अगर मान ले कि अगर ऐसा होता है कि कभी किसी सिनेरियो के अंदर सन की लाइट मून के ऊपर नहीं गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी नहीं होगी। तो अगर वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी तो हमें मून के बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो इस एग्जाम्पल में ये जो लाइट है उसको कॉन्शियसनेस की तरह मानो। जो मून है उसको ये जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन फॉर्म है उसकी तरह मानो। एक्चुअल में ये फॉर्म और कॉन्शियसनेस अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, ये एटम है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अब और ये जो मून का इल्यूमिनेशन है उसको परसेप्शन मानो कि जब ये जो कॉन्शियसनेस नाम की लाइट है, जब ये जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ये जो फिजिकल फॉर्म है, ये एटम है, जो जब ये उससे टकराती है, यानी कि इसकी वजह से ये जो इल्यूमिनेशन यानी कि जो परसेप्शन होता है वो होता है। इस चीज का क्या प्रूफ है कि इस चीज का ये प्रूफ है कि अगर कॉन्शियसनेस नहीं होती तो परसेप्शन कैसे हो रहा है। परसेप्शन अगर या तो ये बात हो कि ये जो कॉन्शियसनेस है वो ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होती है तब तो ठीक है, पर अगर ये जो परसेप्शन है, ये जो कॉन्शियसनेस है ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो फिर ये आ कहाँ से रही है। तो फिर ये हम कह सकते हैं कि ये कहीं से आ नहीं रही है, ये आती जाती नहीं है, प्रोड्यूस नहीं होती है, ये एटम की ही एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो ये जो थियरी है इस चीज का मेरे हिसाब से कोई प्रूफ नहीं है। इस चीज का एक ही प्रूफ हो सकता है और वो ये प्रूफ हो सकता है कि ये जो पहली थियरी मैंने बताई साइंस की उसका कोई प्रूफ ना मिले। यानी कि जो साइंस की पहली थियरी है उसका अब तक कोई प्रूफ क्यों नहीं मिला। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब तक साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई है इसीलिए प्रूफ नहीं मिला। दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये जो चीज है वो सही हो ही ना, इसीलिए इस चीज का प्रूफ नहीं मिल रहा है। तो ये जो सेकंड थियरी है उसका मेरे हिसाब से बस एक ही प्रूफ है और वो है टू नेवर गेट द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट थियरी। अच्छा, अब वेदांत के अंदर और एक चीज बताई गई है, ये तीसरी थियरी है सच के बारे में, सच की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, सच मैं हूँ, मैं या तो सब जगह हूँ या तो कहीं पर भी नहीं। यानी कि जिस चीज को भी मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सुजल हूँ तो सुजल तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर एटम है अभी वो मेरी बॉडी के अंदर है तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये सुजल का एक पार्ट है। पर अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम बाद वो एटम मेरे में से निकल करके फिर लेट से प्लांट के अंदर चला गया किसी, फिर वो प्लांट को किसी और इंसान ने खाया, वो उसकी बॉडी में, तो तब क्या कहेंगे हम कि क्या वो एटम अब भी सुजल है या फिर वो एटम वो इंसान है। तो या तो सुजल कहीं है ही नहीं, और जो एक्चुअल में सुजल है वो तो हर जगह है, हर किसी इंसान के अंदर है। यानी कि क्या, अगर मैं एटम हूं तो मैं हर जगह हूं, ये चीज तो सच है ही। बट अच्छा, अब ये जो सुजल है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अभी इस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही है। तो इस चीज के बारे में मैंने दो थियरीज बताई। अब इसकी तीसरी थियरी एक और है। क्या है इसकी थियरी? इसकी थियरी एक और ये है कि वेदांत जो है ये भी कहता है कि ये जो आकाश है यानी कि स्पेस, ये भी ब्रह्मन से बना है। यानी कि ये जो सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम है, ये जो स्पेस है वो उससे बना है। ये अब ये जो चीज है, अब ये मुझे नहीं पता कि इसको मुझे लिटरली समझना चाहिए। जैसे वेदांत के अंदर बोला गया है कि ये जो आकाश है ये बनता है ब्रह्मन की वजह से। अब इसमें दो चीज हो सकती है, एक हो सकती है कि ये कोई कोड वर्ड हो, मुझे इसको एकदम लिटरली ना लेना चाहिए। लिटरली ना लेने का मतलब क्या कि हम देखो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी नेकेड आई से कुछ देख रहा हूँ तो मुझे कुछ और दिखेगा, अगर मैं उसकी जगह फॉर एग्जांपल एक्सरे से देखूँ तो मुझे कुछ और दिखेगा। यानी कि स्पेस और मैटर की जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो चेंज हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो स्पेस है इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर।
तो एक इसको देखने का ये तरीका हो सकता है कि इस सेंस में बोला गया हो कि ये जो स्पेस है इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर, and who is the observer? This atom is the observer because its internal properties, perception and consciousness. तो एक हो सकता है ये सेंस और एक हो सकता है लिटरल सेंस। लिटरल सेंस क्या कि ये जो स्पेस अभी मुझे दिख रहा है ये एटम से ही बना हुआ है। और कुछ साल पहले साइंस के अंदर भी ये बात थोड़ी प्रोमिनेंट थी। क्या थी कि ये जो स्पेस है वो ईथर नाम के एक सब्सटेंस से बना हुआ है और अभी भी इस फील्ड के अंदर रिसर्च जारी है। तो एक ये थियोरी है कि ना सिर्फ हमारी बॉडीज, ये जो स्पेस है वो भी एटम से बना हुआ है, सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम। अच्छा, अगर स्पेस भी और हमारी बॉडीज जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग चीजें सब कुछ ही एटम से बना है, तो इसका मतलब कि ये दुनिया में सिर्फ एटम, सिर्फ ब्रह्मन है। ब्रह्मन के अलावा इस दुनिया में कहीं और कुछ है ही नहीं। इसीलिए इस सेंस में ब्रह्मन को कहा गया है कि ब्रह्मन निरंतर, नित्य, अविनाशी है। तो ये तीन थियरीज है मेरी, यानी कि एटम की, यानी कि ब्रह्मन की, सटलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इन तीन थियरी में से कोई भी थियरी सच हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कौन सी थियरी सच है कौन सी थियरी झूठ है, पर मुझे पर्सनली जो पहली दो थियरीज है वो मुझे लगता है कि वो दोनों के सच होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हो सकता है तीसरी थियरी भी सच हो, पर पहली दो पे मुझे पर्सनली ज्यादा ट्रस्ट है। अब एक चीज आती है कि इस दुनिया में अगर मैं ही सब कुछ हूं तो फिर मेरा पर्पस क्या है? पर्पस यानी कि क्या, कि मुझे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर चीज पानी है, वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है पैसा हो सकता है नाम हो कि लोग मेरी तारीफ कर कि अरे ये तो कितना अच्छा आदमी है, या फिर किसी की हेल्प करना हो, या कुछ भी हो। एक पर्पस उसको कहते हैं कि मुझे कोई चीज पानी है और उसके लिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ पूरी जिंदगी, उस चीज को कहते हैं पर्पस। अब मुझे जो कुछ भी पाना है, फॉर एग्जाम्पल पैसा, तो पैसा तो ऑलरेडी एटम से ही बना, यानी कि मैं ही हूं। यानी या फिर फॉर एग्जांपल नाम या नेम फेम मनी जो कहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल फेम है, तो फेम कौन मेरी तारीफ कर रहा है? एक दूसरा इंसान। अब अभी अभी मैंने प्रूव कर दिया कि वो इंसान मुझसे अलग है ही नहीं, तो मुझे किससे तारीफ चाहिए? खुद से ही। एक हो सकता है कि अच्छा ये सब कुछ मैं हूं तो मुझे सबकी हेल्प करनी है। हेल्प क्या होता है? क्या करना चाहते हो हेल्प से? हेल्प का मतलब क्या है कि अभी फॉर एग्जांपल इंसान की लाइफ में बहुत पेन है, तो मुझे वो पेन उसकी लाइफ से कम करना है और जो प्लेजरेबल सेंसेस है वो बढ़ानी है। तो प्लेजर और पेन क्या है? एक पर्टिकुलर केमिकल ही है ना, कि एक पर्टिकुलर केमिकल ब्रेन के अंदर चला गया तो वो पेनफुल है, नहीं गया पेनफुल नहीं है। कोई पर्टिकुलर दूसरा केमिकल गया तो वो प्लेजर है, वो नहीं गया तो प्लेजर नहीं है। तो अब मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि मेरी, यानी सिर्फ इसकी नहीं और सभी की जो इंसान है या जानवर है, कुछ भी है लिविंग नॉन लिविंग, उनकी जो लाइफ है उसके अंदर जो पेनफुल केमिकल्स हो वो कम से कम जाए और प्लेजरेबल केमिकल्स हो वो ज्यादा से ज्यादा जाए। क्योंकि वो केमिकल्स भी मैं ही हूँ, वो इंसान भी मैं हूँ, तो मैं क्यों चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेरे अंदर होता रहे और ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ का, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये ट्रांजिशन मेरे अंदर ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो इंसान जिसने सच को जान लिया है, फिर उसकी लाइफ अब्सोल्युटली पर्पसलेस हो जाती है। नॉट बिकॉज कि वो चाहता है कि पर्पसलेस हो, बिकॉज वो पर्पसलेस होने के अलावा उसके पास और कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि वही सच है। लाइफ इज पर्पसलेस। अच्छा, तो फिर करना क्या है अगर लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है? इस चीज को बोला गया है पुराणों वेदांतों के अंदर लीला। लीला जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण लीला है, ये राम लीला है। लीला मतलब कि प्ले, एक खेल। लाइफ जो है वो एक्चुअल में पर्पसलेस है, तो हम कुछ भी कर ले, चाहे किसी का अच्छा कर ले चाहे किसी का बुरा कर ले, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर लाइफ का एक्चुअल में अगर कोई पर्पस नहीं है तो तब भी अगर हम जिंदा है तो हम क्या करें फिर?
तो अगर मेरी लाइफ का एक्चुअल में कोई भी पर्पस नहीं है तो फिर मेरे लिए करने को कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर मैं करूँ क्या? मैं जिंदा हूँ। तो उसके बाद में एक क्वेश्चन उठता है कि फिर जिंदा ही क्यों रहना है, मर क्यों नहीं जाते? वाई शुडंट आई डाई? फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि मरना क्यों है, वाई शुड आई डाई? तो बात ये समझो कि ये जो जिंदगी है इट इज चॉइसलेस, ना ये तुम्हें तुम्हारी मर्जी से मिली है। तो इसको लेने का क्या सेंस बनता है? क्यों मरना है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन है मेरी लाइफ में, सो हाउ डज इट मैटर? पेन क्या है? जैसे मैंने अभी बोला, एक पर्टिकुलर सेंसेशन तुम्हारे ब्रेन के अंदर जा रही है, एक पर्टिकुलर केमिकल, तो जाता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? प्लेजर भी आ रहा है तब भी क्या फ़र्क पड़ता है? तब ऐसे थोड़ी कि हवा में कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, या फिर मेरी लाइफ कितनी अच्छी जा रही है, मैं क्यों मरूँ, मरने से डर लग रहा है मुझे, ऐसा थोड़ी है। तो फिर करना क्या है? ना हम जिंदा रह सकते हैं, जिंदा रहने का कोई पॉइंट नहीं है, मरने का भी कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ये लाइफ तो हमें चॉइसलेसली मिल गई है। फिर करना क्या है? खेलना है लाइफ में, खुद के साथ में, खुद की लाइफ के साथ में, औरों के साथ में। जैसे कृष्ण भगवान कहा जाता है कि ये तो एक्चुअल में तो वो कुछ करने के लिए उनके पास था ही नहीं, वो तो बस खेला करते थे अपनी जिंदगी में, लोगों के साथ में लीलाएं करते रहते थे। तो फिर ये जिंदगी एक खेल की तरह बन जाती है। खेल का मतलब क्या? खेल के अंदर हम सब कुछ करते हैं, हम हंसते हैं, हम रोते हैं, अगर कभी हार जाते हैं तो हमें थोड़ा दुख होता है, बट बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि यार ये खेल है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी चलता रहे। तो फिर ये करना रहता है। तो दैट्स इट। ये जो मेरी वीडियो है इसको मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता दें। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में ही आपका रिप्लाई दूं, बट अगर कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पस ये नहीं था कि लोग मेरी तारीफ करें, या क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये मैं वीडियो बनाऊंगा तो तारीफ से ज़्यादा लोग मेरी बुराई ही करेंगे कि अरे देखो ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये बहुत लोग जो करते हैं अपनी लाइफ में उससे काफ़ी अलग है। लोग अभी रेट रेस के अंदर बिजी है, तो गालियाँ ही पड़नी है मुझे ज़्यादा तारीफ से, तो वो पर्पस तो नहीं था। ये वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस ये था कि सच जो कि मुझे पता चला है, जो कि बहुत मुश्किल से पता चला है, इसके लिए मुझे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। मेरी स्टडीज़ से लेकर के मेरे जो रिलेशन है लोगों के साथ में, मेरी जो मेंटल पीस है, मेरी नींद है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। और ये सब कुछ ऐसा नहीं कि मैंने पर्पसलेसली किया, ऐसा था कि सच के बारे में थोड़ा मैंने सुना, फिर मैं चाहकर भी उसके बारे में सोचने से खुद को रोक ना सका। तो अब इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस ये था कि जो सच मुझे पता चला है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, और कुछ भी नहीं था। दैट्स इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, अगर कोई यहाँ तक एक्चुअल में पहुँचा है तो थैंक यू।